नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सब बजे हुए होंगे। होम लर्निंग कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमने पहले भाग में बेटी कविता का पठन किया था और मैं मानता हूं कि अब तो आपने इस कविता का मुखपाठ भी कर लिया होगा और अब तो आप मज़े से इस कविता को गुनगुनाते होंगे। पहले भाग में हमने इकाई की जो समझ थी, यानी कि कविता का जो भावार्थ था कि बेटी किस प्रकार से बड़ी बनना चाहती है, यानी कि किस प्रकार से ऊंचाई प्राप्त करना चाहती है और विश्व में घूमकर अपने यहाँ के लोगों का सहारा बनना भी चाहती है। तो ये सारी बातें हमने समझी है, जानी है। साथ ही साथ कुछ प्रश्नों की चर्चा भी हमने की है। आज हम इसी इकाई से जुड़ी हुई भाषा सज्जता की कुछ बातें यहाँ पर समझने वाले हैं, जानने वाले हैं। शायद ये बातें आपके लिए नई भी हो और कुछ ऐसी भी बातें हैं जिनका और एक बार आप यहाँ पर अभ्यास करने वाले हैं। तो आज की शिक्षा की शुरुआत करते हैं और शुरुआत में ही पहली जो प्रवृत्ति हमें यहाँ पर करनी है या जो पहला अभ्यास करना है वह शब्दकोश से जुड़ा हुआ है। लेकिन इस अभ्यास की विशेषता यह है कि यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, लेकिन सूचना आपको ध्यान से समझनी है, पढ़नी है कि इन शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से आपको खोजने हैं और जो अर्थ के शब्द मिलते हैं उन शब्दों को हमें शब्दकोश के क्रम में रखना है या जमाना है। अभी तो स्कूल बंद है तो शायद आपके पास शब्दकोश नहीं होगा, तो यहाँ पर ही हम इस प्रक्रिया को या शब्दकोश के इस क्रम को समझने का प्रयत्न करते हैं। साथ ही साथ किताब में जो शब्द दिए गए हैं उनके अर्थ क्या होते हैं ये भी जानते हैं। तो आइए देखते हैं शब्दकोश की इस प्रवृत्ति को। तो देखिए जरा, यहाँ पर आप शब्द देख रहे हैं। पहला शब्द जो है मिसाल, दूसरा है गर्व, तीसरा है अंबर, चौथा है कष्ट और पांचवा जो शब्द दिया गया है शान। इन शब्दों को हमें शब्दकोश के क्रम में नहीं रखना है, लेकिन शब्दकोश में से इन शब्दों के अर्थ खोजने हैं और उसके बाद जो अर्थ वाले शब्द मिलते हैं उनको शब्दकोश के क्रम में हमें रखना है। आइए इनके अर्थ भी देख लेते हैं। मिसाल जो शब्द है उसका अर्थ होता है उदाहरण, और हमने बेटी एक मिसाल बनना चाहती है, एक उदाहरण बनना चाहती है कि अन्य बेटियां भी और अन्य लोग भी उसकी तरह अपने आप को मजबूत बनाकर दूसरों का सहारा बन सके और चांद के जैसे, तारे के जैसे उन्नत बन सके। ये बात हमने इस कविता से समझी है। दूसरा जो शब्द है गर्व और उसका अर्थ है अहंकार। तीसरा जो शब्द है अंबर है और उसका पर्याय है आकाश। उसके कई सारे पर्याय हमने देखे हैं। चौथा जो शब्द है कष्ट और उसका अर्थ होता है मुसीबत। और पांचवा जो शब्द है शान और उसका अर्थ होता है प्रतिष्ठा। तो अब आपको ये सोचना है कि हमें जो ये अर्थ मिले हैं इन शब्दों को हम किस क्रम में रख सकते हैं। पहला जो है उदाहरण, अहंकार, आकाश, मुसीबत और प्रतिष्ठा। शायद आपको लगेगा कि ये तो सारे क्रम में रखे हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है ना। हाँ, तो अब शब्दकोश के मुताबिक पहला जो शब्द आएगा वह हमें पता है, लेकिन एक बार देख लेते हैं। वह आएगा अहंकार। दूसरा जो आएगा वह आएगा आकाश। तीसरा जो शब्द आएगा वह है उदाहरण। अब आपको पूरी वर्णमाला का क्रम पता है, स्वर से लेकर व्यंजन तक की। अ के बाद आ, उसके बाद ई, उ और उ। तो ये सारा क्रम आपको पता है और इसी क्रम में इन शब्दों को हम रखे जाते हैं। तो ये 3 स्वर वाले शब्द हैं और 2 शब्द है व्यंजन वाले। उसमें आप देख सकते हैं कि पहले प्रतिष्ठा आएगा और बाद में मुसीबत आएगा। तो मैं मानता हूं कि आप इस बात को अच्छी तरह से समझ चुके हैं और जानते भी हैं। तो शब्दकोश की इस प्रवृत्ति आप अपनी कॉपी में ज़रूर कीजिएगा और इसके अलावा भी आप और शब्दों को भी इस क्रम में रखकर शब्दकोश की आपकी जो समझ है उसको और भी बढ़ा सकते हैं। आइए दूसरी प्रवृत्ति देखते हैं। लेकिन यह प्रवृत्ति इस प्रकार से विशेष है कि यहाँ शब्द दिए गए हैं लेकिन शब्द सही क्रम में नहीं है और हमें इन शब्दों को सही क्रम में रखकर अर्थपूर्ण, अर्थसभर वाक्य का निर्माण करना है। तो आइए इस प्रवृत्ति को भी देखते हैं। शब्द पढ़ते जाइए। पेड़, भारत, का, की, है, मूलतः,
नीम, धरती। अब आपको लगेगा कि भाई ये क्या है, ये पढ़ने से वाक्य तो लगता नहीं है। ये शब्द है, लेकिन इन शब्दों को अगर हम सही क्रम में रखते हैं तो एक अर्थपूर्ण वाक्य हमें जरूर मिलता है। लेकिन इसके लिए भी हमें ये तो सोचना ही पड़ेगा कि पहले इनमें से कौन सा शब्द आएगा। नीम आएगा, भारत आएगा, मूलतः आएगा। तो जरा सोचिए, आपको भी दिमाग लड़ाना है कि भाई पहले आप अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं तुरंत कि मैं इस वाक्य को इस प्रकार से लिख सकता हूं। आपको प्रयत्न जरूर करना है ना। आइए देखते हैं कि यह वाक्य किस प्रकार से सही रूप से हम लिख सकते हैं। तो देखिए जरा, नीम मूलतः भारत की धरती का पेड़ है ना। नीम मूलतः भारत की धरती का पेड़ है। तो अब इन शब्दों को पढ़ने से लगता है कि ये तो वाक्य है और अर्थपूर्ण वाक्य है। लेकिन जब शब्दों को उलट पुलट क्रम में पढ़ते हैं तो ये पता नहीं चलता कि ये क्या कहना चाहते हैं। तो इससे भी हमें पता चलता है कि जब भी हम अपनी बात को प्रस्तुत करते हैं तब हमें शब्दों को किस क्रम में रखकर बोलना चाहिए ताकि सामने वाला उसको अच्छी तरह से समझ सके। यानी कि हम जो कहना चाहते हैं उसका सही रूप से अर्थ ग्रहण हो सके, है ना, और हमारी अभिव्यक्ति भी कैसी हो, अच्छी हो। आइए दूसरा वाक्य देखते हैं। नीम है दातुन श्रेष्ठ की होती दांतों लिए के। अब सोचिए, हाँ शायद आपको पता चल गया है कि भाई इसमें कौन सा शब्द पहले आएगा और वाक्य भी किस प्रकार से बनेगा। देखते हैं जरा। दांतों के लिए नीम की दातुन श्रेष्ठ होती है। आप भी दातुन करते होंगे, शायद आप ब्रश करते होंगे, लेकिन दांतों के लिए नीम की दातुन श्रेष्ठ होती है। आइए अगला वाक्य देखते हैं। दिया जलाकर दिया रख मैं आंगन। अब सोचिए कि यहां पर दिया है, दूसरी बार भी दिया है, लेकिन जब हम बोलते हैं तो पता शायद नहीं चलता कि ये दिया और ये दिया, इन दोनों में क्या भेद है। लेकिन लिखावट से तो ये आपको साफ पता चलता है कि एक दीर्घ ई वाला है, एक ह्रस्व ई वाला है, और इसके कारण इसके अर्थ भी भिन्न भिन्न है। और जब इन शब्दों का प्रयोग करके हमें वाक्य लिखना है तो हमारा वाक्य सही रूप से किस प्रकार से लिखा जा सकता है ना। और दिया का अर्थ जब दीर्घई होता है तब क्या होता है और ह्रस्वई होता है तब क्या होता है। आइए वाक्य के रूप में इसे पहले देखते हैं। दिया जलाकर आंगन में रख दिया। अब आपको पता चल गया है कि अब जो पहले दिया है उसका अर्थ होता है दीपक, है ना। अभी आपने दीपावली गई है तो आपने भी अपने आंगन में दिए जलाकर रखे होंगे, और दिया का अर्थ है देना या रखना, और ये प्रक्रिया करना। तो इस बात को भी समझना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण है। आइए अगले शब्द देखते हैं और उनका वाक्य क्या बनेगा ये आपको सोचना है। विनम्रता चाहिए व्यवहार हमारे में होनी भी। अब सोचिए, मैं इस प्रकार से अगर वाक्य बोलता हूं तो क्या आप समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते, क्योंकि मैं क्या कहना चाहता हूं वह सामने वाला नहीं समझ सकता। इसीलिए इन शब्दों को हमें सही क्रम में रखकर ही अपनी बात को प्रस्तुत करनी चाहिए। देखिए अब इन्हीं शब्दों को हम सही क्रम में रख देते हैं और किस प्रकार से हम उसको समझ भी सकते हैं ये देखिए। हमारे व्यवहार में विनम्रता भी होनी चाहिए। कैसा लगता है? अरे ये तो अच्छा वाक्य बन गया, यानी कि इस वाक्य को हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो मित्रों, ये अभ्यास इसलिए महत्वपूर्ण है कि जब भी हम भाषा में बात करना चाहते हैं, यानी कि आप अभी हिंदी बोलना प्रयत्न कर रहे हैं, आप हिंदी बोलते हैं, तब आपको इन बातों को ज़रूर ध्यान में रखनी है कि कौन सा शब्द हमें पहले बोलना है, कौन सा शब्द बाद में बोलना है। यानी कि जब भी आप अभिव्यक्त होते हैं, आप मौखिक रूप से अभिव्यक्ति करते हैं या लिखित रूप से करते हैं, क्योंकि आप अपनी कॉपी में उत्तर भी लिखते होंगे, स्वतंत्र लेखन भी लिखते होंगे, तब भी आपको इन बातों को ज़रूर ध्यान में रखना है। तो मैं मानता हूं कि अब आप इस प्रकार का अभ्यास खुद भी करेंगे। भाषा की एक ऐसी ही और एक विशेषता है कि जिसमें हमने एक वचन और बहुवचन का परिचय तो प्राप्त कर लिया है, लेकिन जब वाक्य में उन शब्दों का प्रयोग करते हैं, और कुछ शब्द तो ऐसे हैं
कि जिनका एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन करते हैं या बहुवचन से एक वचन में परिवर्तन करते हैं तो उसके रूप में बदलाव आता है, लेकिन कुछ शब्द तो ऐसे हैं कि उसमें बदलाव भी नहीं आता। तो आइए ऐसे ही कुछ उदाहरण यहाँ पर देखते हैं और साथ ही साथ उन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करने से किस प्रकार से वाक्य लिखेंगे ये भी जानते हैं। तो देखिए, जैसे कि एक शब्द दिया गया है घोड़ा और उसका वचन परिवर्तन अब आपको पता है घोड़ा, हाँ तो घोड़े। लेकिन जब वाक्य लिखते हैं तो वाक्य इस प्रकार से लिखा जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर दौड़ने की बात की है कि घोड़ा दौड़ रहा है, लेकिन जब घोड़े होंगे तब, हाँ तो तब हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि घोड़े दौड़ रहे हैं। यहाँ पर आपको इस बात को जरूर समझनी है, ध्यान में रखनी है कि एक वचन में है पर अनुस्वार नहीं होता, यानी कि घोड़ा दौड़ रहा है। लेकिन जब बहुवचन में घोड़े की बात करते हैं तो घोड़े दौड़ रहे हैं, है ना। तो आप जब बोलते हैं तब भी सामने वाला ये समझ सकता है कि आप क्या कहना चाहते हैं, और लिखने में भी इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। अगला शब्द देखते हैं। देखिए, मैं खुद की बात कर रहा हूं तो मैं, लेकिन जब मेरे साथ मेरे 3-4 साथी है, 2 साथी है, 5 साथी है, यानी कि बहुवचन की बात करता हूं तो मैं का बहुवचन होगा, हाँ मैं का बहुवचन होगा हम। जैसे इसका वाक्य प्रयोग इस प्रकार से भी कर सकते हैं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं भी पढ़ा रहा हूं, मैं ऐसा भी कह सकता हूं, है ना। और आप कह सकते हैं कि मैं पढ़ रहा हूं। लेकिन जब बहुवचन में हम का प्रयोग करते हैं तो हम पढ़ रहे हैं। मैं मानता हूं कि आप इस बात को अब अच्छी तरह से समझ रहे हैं। आइए अगला शब्द देखते हैं। बच्चा, तो उसका वचन परिवर्तन होगा बच्चे। बच्चा रो रहा है और उसका बहुवचन वाला जो रूप है उसका वाक्य प्रयोग होगा, हाँ बच्चे रो रहे हैं। अब आप सही ये बात समझ रहे हैं। अगला जो शब्द है खिलौना, और उसका बहुवचन होगा खिलौने, है ना। अब इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। निधि का खिलौना सुंदर है, और जब बहुवचन में खिलौना शब्द का प्रयोग करते हैं तो खिलौने, ममता के खिलौने सुंदर हैं। तो ये बात हमें यहाँ पर समझनी भी है। साथ ही साथ जब हम इसी प्रकार से किसी भी शब्दों का वचन परिवर्तन करके वाक्य प्रयोग करते तब भी ये बात हमें ध्यान में जरूर रखनी है। अगला शब्द देखते हैं, खेत। अब सोचिए कि इसका वचन परिवर्तन क्या होगा। मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था, हाँ इसका वचन परिवर्तन होगा खेत। खेत और खेत, यानी कि जब वाक्य प्रयोग करेंगे तभी इस बात को हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। खेत हरा भरा है, यहां पर एक ही खेत की बात है कि खेत हरा भरा दिख रहा है। और अब देखिए, खेत हरे भरे हैं, यहां कई सारे खेतों की बात मैं यहां पर कर रहा हूं, लेकिन खेतों ऐसा शब्द नहीं प्रयोग होता। खेत का खेत ही यहां पर प्रयोग में लिया जाता है, यानी कि खेत एक वचन के लिए भी है और बहुवचन में भी खेत शब्द का ही प्रयोग यहां पर होता है। तो एक वचन और बहुवचन वाले जो वाक्य है, यानी कि शब्द का वचन परिवर्तन करके उनका वाक्य में प्रयोग हम इस प्रकार से कर सकते हैं। आपको भी इन शब्दों का वचन परिवर्तन आपको पता चल गया, लेकिन यही वाक्य नहीं लिखने, आपको अपनी सोच के अनुसार अपने वाक्य यहाँ पर अपनी कॉपी में जरूर लिखने हैं। इन सारे अभ्यासों के बाद विशेषण के प्रकार और उन प्रकारों के कुछ उदाहरण हम यहाँ पर आज जानने वाले हैं और उनको समझने वाले हैं। वैसे तो विशेषण किसे कहते हैं और विशेषण क्यों प्रयोग में लिए जाते हैं, ये सारी बातें आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। लेकिन विशेषण के कितने प्रकार हैं और कौन सा प्रकार किन शब्दों के जरिए हम ये जान सकते हैं कि ये विशेषण का यह प्रकार है, तो उसके कुछ उदाहरण और उसके कुछ प्रकारों के बारे में आज हम यहाँ पर समझने वाले हैं, चर्चा करने वाले। तो शुरुआत करते हैं विशेषण और उसके प्रकारों की जानकारी की। तो देखिए जरा, यहाँ आपके लिए एक सूचना है। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से देखिए और पढ़िए। अब मैं तो यहाँ से पढ़ने वाला हूँ, लेकिन मेरे साथ आपको भी इन वाक्यों को जरूर पढ़ना है और गौर से ध्यान से पढ़ना और समझना है कि इन वाक्यों में ऐसे कौन से शब्द हैं कि जिनको हम विशेषण कह सकते हैं। तो देखिए जरा, मनाली साहसी बालिका है
और यहां पर रेखांकित शब्द कौन सा है? साहसी है। यानी कि मनाली बालिका है ऐसा कहते हैं तब भी चलता है, वाक्य तो वही है और सही है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि मनाली साहसी बालिका है, तब यहां पर उसका एक गुण है और वह गुण है साहस का। तो इससे मनाली की जो साहसिकता है उसका हमें पता यहां पर चलता है। आइए दूसरा वाक्य देखते हैं। बगीचे में सुंदर फूल खिले थे। अब सोचिए फूल कैसे हैं? हाँ, अब तो आप ये बात समझ रहे हैं क्योंकि इसका तो अभ्यास हमने पहले भी किया है। सुंदर यानी कि फूल है लेकिन कैसे है? सुंदर। तो ये फूलों की विशेषता बताने वाला शब्द है। तीसरा वाक्य देख लेते हैं। भारत ने श्रीलंका को 3 विकेट से हराया। भारत ने श्रीलंका को हराया क्रिकेट में, लेकिन कितने विकेट से? 3 विकेट से। और ये 3 क्या है? तो विकेट की विशेषता यानी कि उसकी संख्या हमें यहां पर बताता है। अगला वाक्य देखते हैं। बाल्टी में थोड़ा सा पानी है। देखिए हम ऐसा भी कह सकते हैं कि बाल्टी में पानी है, लेकिन पानी है, लेकिन हमें यह स्पष्ट रूप से यहां पता चलता है यानी कि पानी की मात्रा कितनी है। तो थोड़ा सा पानी है, तो यह थोड़ा सा क्या है? ये एक पानी की विशेषता बताने वाला शब्द है। वह आदमी जा रहा है। यहां रेखांकित शब्द है वह। तो इन बात को भी हमें यहां पर समझनी है। हमने अभी जो वाक्य देखे इनमें कुछ शब्द गाढ़े हैं जैसे, और मैंने तो आपको रेखांकित करके भी यहां पर बताए, साहसी, सुंदर, 3, थोड़ा सा और वह। ये सारे शब्द संज्ञा की क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं। और यहां इस उदाहरण से फिर से हम इस बात को समझना चाहते हैं कि भाई मनाली कैसी लड़की। अगर हमें विशेषण समझना है, जैसे कि बाल्टी में कितना पानी है, तो थोड़ा पानी है। श्रीलंका को कितने विकेट से हराया? तो 3 विकेट से हराया। कौन जा रहा है? तो वह आदमी जा रहा है ना? आप इस बात को समझ रहे हैं। तो यहां मनाली साहसी लड़की है, यहां मनाली के साहस की विशेषता, यानी कि इस प्रकार से प्रश्न पूछने पर भी हमें कौन सा विशेषण शब्द प्रयोग में लिया गया है इसकी जानकारी भी प्राप्त हो सकती है। तो विशेषण की परिभाषा देख लेते हैं। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। इस बात से आप भली भांति अवगत हैं। अब हम इससे आगे संज्ञा के जो प्रकार है उसकी जानकारी यहां पर आज समझेंगे, प्राप्त करेंगे। अब सूचना है कि निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। तो देखिए जरा, हमारे देश में ईमानदार लोग ज्यादा हैं। ईमानदार शब्द क्या है? तो विशेषण है, क्योंकि मैं ये बता ही रहा हूं आपको रेखांकित करके। लोग ज्यादा हैं ऐसा भी कह सकते हैं, लेकिन यहां लोगों की एक विशेषता है, ईमानदारी, और ये ईमानदार लोग। दूसरा वाक्य देखते हैं। मुंबई जाने के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। तो रास्ता है लेकिन कैसा है? लंबा रास्ता है। कौवे का रंग काला होता है। ये तो सबको पता है कि कौवा काला ही होता है। खरगोश का शरीर मुलायम होता है। खरगोश आपने देखा होगा, तो उसका शरीर कैसा होता है? मुलायम होता है। अगला जो वाक्य है, शरीर के साथ मन स्वस्थ होना जरूरी है। शरीर तो हमारा स्वस्थ होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हमारा मन भी कैसा होना चाहिए? स्वस्थ होना चाहिए। भारतीय संस्कृति विश्व में प्रसिद्ध है। तो क्या प्रसिद्ध है? भारतीय संस्कृति। आप समझ रहे हैं इस बात को। पानी गंधहीन होता है। पानी की एक विशेषता है। वैसे तो आप विज्ञान में ये सारी बातें पढ़ रहे हैं और पढ़ चुके हैं। तो पानी का ये गुण है कि वह गंधहीन होता है। पूर्व दिशा में सूर्योदय होता है। आप हर रोज देखते होंगे, है ना? और अभी तो सर्दियों का मौसम है, तो आपको सूर्य की रोशनी, सूर्य का प्रकाश बहुत अच्छा लगता होगा। पूर्व दिशा में सूर्योदय होता है। तो यहां हमने ये जो 8 वाक्य लिखे और इनमें प्रयुक्त जो विशेषण शब्द है, यानी कि जो रेखांकित शब्द है, ये सारे विशेषण शब्द हैं, उनको भी हमने यहां पर जाना। आइए अब इन शब्दों के जरिए हर एक वाक्य में किसकी और कैसी विशेषता हमें देखने को मिलती है, ये भी इसके जरिए ही जान लेते हैं। तो देखिए जरा, देखिए, ईमानदार संज्ञा का गुण और दोष बताता है। ईमानदार की जगह पर अगर हम रख देते हैं बुरे,
तो हम कह सकते हैं कि भाई हमारे देश में ईमानदार लोग ज़्यादा है, उसकी जगह पर बुरे लोग ज़्यादा है। तो ये लोग कैसे? बुरे। लेकिन यहाँ पर ईमानदार शब्द का प्रयोग किया है। अगर कोई कह सकता है कि धनी लोग ज़्यादा है, कोई कह सकता है कि गरीब लोग ज़्यादा है, जिस प्रकार से भी आप विशेषण का प्रयोग, यानी कि ये जो सारे शब्द हैं ये क्या दर्शाते हैं? गुण और दोष की बात कर, यानी कि अच्छी बात और उनकी जो बुरी बात है या नकारात्मक बात है, यानी कि गुण दोष यहाँ पर ईमानदार शब्द से हमें पता चलता है। दूसरा जो है, रास्ता है लेकिन कैसा है? लंबा है। तो ये आकार या अंतर बताता है। इसी प्रकार से काला तो रंग या रूप की बात करता है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि भाई गाय का रंग लाल है, तो ये लाल क्या है? उसका रंग यहाँ पर दर्शाता है। तो रंग रूप की ये बात है। मुलायम, ये स्पर्श का पता चलता है कि भाई खरगोश का शरीर मुलायम होता है, लेकिन ये कब पता चलता है? जब हम उसको स्पर्श करते हैं तब। इसी प्रकार से स्वस्थ, तो ये दशा, कोई दुखी होता है, कोई खुश होता है, कोई आनंदित होता है, तो ये सारी मन की दशाएं हैं, भाव हैं। और ये स्वस्थ शब्द से हमें दशा या अवस्था का पता चलता है। कोई दुखी है, ऐसे शब्द का प्रयोग करते तब भी उसकी दशा या अवस्था का हमें यहाँ पर पता चलता है। भारतीय संस्कृति, लेकिन कैसी संस्कृति है? तो भारतीय संस्कृति विश्व में प्रसिद्ध है। तो ये स्थान, देश, काल की बात यहाँ पर हो रही है। भारतीय की जगह पर आप और शब्द प्रयोग करते हैं तो उस देश या उस काल साल की हम यहाँ पर बात कर सकते हैं। गंधहीन, यानी कि ये शब्द हमें स्वाद, गंध आदि को दर्शाता है, यानी कि पानी की बात यहाँ पर की गई है। लेकिन हम ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई आम का स्वाद मीठा होता है ना, कह सकते हैं। तो ये हमें स्वाद और गंध की बात इन शब्दों के जरिए जानने को, यानी कि उस संज्ञा की विशेषता जानने को मिलती है। पूर्व, यह दिशा को दर्शाता है। वैसे तो हमें पता है कि 4 दिशाएं हैं और इनसे हमें दिशा का बोध होता है। अर्थात जिस शब्द से संज्ञा के गुण, दोष, आकार, रंग रूप, स्पर्श, दशा, अवस्था, स्थान, देश, काल, स्वाद, गंध और दिशा का बोध हो, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। मैंने आपको यह बताया था शुरुआत में है कि आज हम विशेषण के कुछ प्रकार जानने वाले हैं। वैसे तो विशेषण से आप परिचित थे, लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि इन 8 वाक्यों में हमने भिन्न भिन्न शब्दों का, यानी कि भिन्न भिन्न विशेषण शब्दों का प्रयोग किया और हर एक विशेषण शब्द संज्ञा की भिन्न भिन्न बातों का हमें बोध कराता है। कोई शब्द गुण दोष बताता है, कोई गंध या स्वाद बताता है, कोई रंग रूप की बात कर रहा है, कोई अंतर या आकार की बात कर रहा है। तो ये जो सारे शब्द हैं उनको हम गुणवाचक विशेषण, यानी कि संज्ञा के कौन से गुण हमें इन शब्दों से पता चलता है और जिन शब्दों से संज्ञा के गुण दोष का पता चलता है उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि विशेषण का ये पहला प्रकार है गुणवाचक विशेषण। आइए अब विशेषण का दूसरा प्रकार देखते हैं। तो देखिए जरा, प्रयाग 3 नदियों का संगम स्थान है। आज के लिए आधा लीटर दूध चाहिए। गौरव तीसरी कक्षा में पढ़ता है। सचिन वनडे में दोहरा शतक लगा चुके हैं। यहां पर आप देख रहे हैं कि जो रेखांकित शब्द है, जैसे कि पहले वाक्य में है 3, दूसरे में आधा, तीसरे में तीसरी और चौथे में दोहरा। तो ये सारे शब्द हमें किसी न किसी संख्या का बोध कराते हैं, है ना। आइए इसको समझते हैं और हर एक वाक्य में अब इस बात को आपको समझना है। हमने यहाँ पर जो भी वाक्य देखे हैं इसमें हमें इस बात को समझना है, जैसे कि नदियाँ तो 3, दूध तो कितना, मात्रा आधा लीटर, यानी कि नदियों की संख्या है, दूध की मात्रा है। कक्षा तो उसका क्रम है, जैसे कि आप भी 7वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, है ना। तो उसी प्रकार से शतक तो ये आवृत्ति है। इस प्रकार से हम आवृत्ति का बोध भी करा सकते हैं। लेकिन ये सारी बातें हमें किसी न किसी संख्या का निर्देश कराती है। तो आइए इसको भी समझते हैं कि जिन शब्दों से वस्तु की निश्चित संख्या का बोध होता है उसे हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। विशेषण का ये दूसरा प्रकार है। अब
आप ये बात अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब इन वाक्यों को पढ़िए। कई लोग नर्मदा की परिक्रमा करते हैं। समझिए, कुछ लोगों ने पर्यावरण बचाने का बीड़ा उठाया है। ज्यादा लोग बैठने से नाव उलट गई। अब समझिए, नर्मदा की परिक्रमा करते हैं, लेकिन कई लोग, पता नहीं 4, 5, 25, 50, 100, 500 कितने, पता नहीं, कई लोग, संख्या का निश्चित रूप से बोध नहीं होता। उसी प्रकार से दूसरा जो वाक्य, कुछ लोगों ने पर्यावरण, कुछ लोगों ने, संख्या का बोध यहां पर भी नहीं होता, कुछ हमेशा भी कहते हैं। और ज्यादा लोग बैठने से, कितने पता नहीं, लेकिन ज्यादा लोग बैठने से नाव उलट गई। तो ये सारे जो शब्द हैं उससे हमें संख्या का निश्चित बोध नहीं होता, इसलिए इसे अनिश्चित संख्या कहते हैं। और इन वाक्यों में आपने देखा कि निश्चित संख्या का पता नहीं चलता, इसीलिए जिन शब्दों से वस्तु की निश्चित संख्या का बोध न हो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमने विशेषण के 3 प्रकारों की जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया है और मैं मानता हूँ कि आप इन बातों को अच्छी तरह से समझ भी चुके हैं। विशेषण से तो आप परिचित थे ही थे, लेकिन उसका जो पहला प्रकार है गुणवाचक विशेषण, दूसरा आपने यहाँ पर देखा संख्यावाचक विशेषण, और तीसरा जो प्रकार देखा वह था अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। और संख्यावाचक विशेषण के ही 2 ये प्रकार हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो अब आपको इसका और भी अभ्यास करना है और अपनी कॉपी में इसी अभ्यास को लिखते जाना है, और जब आप बोलते हैं तब भी आप इसी प्रकार से जितना भी अभ्यास करेंगे आप अच्छी तरह से विशेषण के इन प्रकारों को समझ सकते हैं। तो मैं मानता हूँ आज आप इन सारी बातों को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए घर पर रहे, सुरक्षित रहे।